दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस चैनल में अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लैंड लॉ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है। पिछले कड़ी में बहुत से लोगों का क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है। इस बीच में बहुत सारे सवाल मेरे पास जमा हो गए हैं। आज मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूँ जो व्हाट्सएप पर मुझे प्राप्त हुए, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक सुनेंगे और आपके सभी सब प्रश्नों का आज उत्तर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना लाभान्वित हो सकते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न लेंगे। सुरेंद्र कुमार यादव एडवोकेट है, त्रिवेणीगंज। इन्होंने कई बार प्रश्न किया। सबसे पहला इनका प्रश्न था, वो पुराना हो गया है। संभवतः कुछ व्हाट्सएप के प्रश्नों का मैंने तुरंत व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई दिया था। अभी हमको याद नहीं है, हो सकता है आपको भी रिप्लाई दिया हो सुरेंद्र जी। फिर भी मैं इस प्रश्नोत्तरी में फिर से आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। मैं पहले आपका प्रश्न पढ़ता हूँ। पहला जो शुरू आपने प्रश्न पूछा था, उसमें पूछा था गैर मजरूआ खास का बंदोबस्त कौन पदाधिकारी करता है। देखिए, ये आपका प्रश्न एक तरह से भेग है। पिछले जितना भी लेक्चर मैंने दिया है पीटी एक्ट का और लैंड लॉ से संबंधित, इसमें बंदोबस्ती कितने एक्ट में होता है सब बताया है। आप अगर अधिवक्ता हैं और आप अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं तो आपके लिए ही उचित है कि मेरा जितना भी लेक्चर है लैंड लॉ पर, वो सभी को आप फॉलो करें और सुने ध्यानपूर्वक। अभी सारा जितना प्रश्न अभी कर रहे हैं उस सब का प्रश्न बहुत डिटेल में सब वीडियो बनाए हुए हैं। इसलिए जिस टॉपिक पर एक बार वीडियो हो गया, लेक्चर हो गया, उस टॉपिक पर डिटेल में बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन शॉर्टकट में आपको हम जवाब दे देते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि किसी भी जमीन के लिए अलग अलग पदाधिकारी हैं। आपके प्रश्न पूछने से ऐसा लगता है कि गैर मजरूआ खास के लिए कोई अलग पदाधिकारी होता है, आवाम के लिए कोई अलग, ऐसा कोई लॉ नहीं है। पहली बात तो ये है कि बंदोबस्ती सरकार कब करती है और कैसे करती है, इसका बहुत सारा एक्ट सरकार की ओर से बंदोबस्ती होता है। सरकार को अधिकार है बंदोबस्त करने का। सरकार अगर किसी पदाधिकारी को अधिकृत कर देती है तो सरकार की ओर से वो पदाधिकारी उस अधिकार का उपयोग करता है, यानी कि सेटलमेंट का आदेश निर्गत कर सकता है या पर्चा निर्गत कर सकता है। तो आपको पहले हम बता चुके हैं, पुराना लेक्चर में देखिएगा कि बंदोबस्त करने का बीटी एक्ट के अलावे भी बहुत सारा प्रावधान है। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में प्रावधान है, उसके अलावे लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रावधान है, उसके अलावे आपको सीलिंग एक्ट में प्रावधान है, प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट में प्रावधान है। बहुत तरह तरह का कानून है जिसके अंतर्गत बंदोबस्ती होता है। तो भूदान यज्ञ में भी है। भूदान से जो प्राप्त जमीन होता है, तो भूदान यज्ञ एक्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत भी सरकार बंदोबस्ती करती है। बड़े बड़े भूधारी से भूदान यज्ञ कमेटी दान में प्राप्त कर लेती है। वो जमीन जब दान में प्राप्त हो जाता है, वो कन्फर्म हो जाता है, तो सरकार में वेस्ट कर देता है, वो सरकार उसको किसी भी लैंडलेस पर्सन को दे सकती है। उसी तरह से लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट में भी छोटा सा अगर इंक्रोचमेंट है, कोई लैंडलेस पर्सन इंक्रोच किया है, उसमें भी बंदोबस्ती करने का अलग अलग एक्ट में अलग अलग पदाधिकारी का दिया गया है। इसलिए आपका ये प्रश्न जो है अपने आप में भेद है। आप ध्यान रखिए, जब कोई बंदोबस्ती करता हो, अगर उससे मामला आएगा तो उस पदाधिकारी का नाम देखिए कि किसने बंदोबस्ती किया है और किस कानून के तहत किया है, उसका परवाना हो या उसका आदेश हो, उसमें धारा सब दिया रहेगा किस कानून के तहत दिया गया। दूसरा आपने प्रश्न किया है कि अगर एसडीओ बंदोबस्त किया है तो उसका अपील कहाँ होगा। ये भी आपको वकील की तरह प्रश्न करना चाहिए, ये लेमैन ऐसा क्वेश्चन है। अगर एसडीओ बंदोबस्त पदाधिकारी है तो बंदोबस्ती गलत कर दिया है, तो किस एक्ट में किया है, उसी एक्ट में अपील का प्रावधान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बंदोबस्ती करने का जिसको अधिकार है वो सही भी बंदोबस्ती कर सकता है, बंदोबस्ती करने में गलती कर सकता है, यानी कि प्रक्रिया वो गलत अपना करके कर सकता है या गलत व्यक्ति को कर सकता है।
तो जो क्षुब्ध व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उस आदेश को चैलेंज कर सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बंदोबस्ती की प्रक्रिया का कोई अपीलेट पदाधिकारी हो। बहुत सा एक्ट में है जो अपील का प्रावधान नहीं है, लेकिन रिवीजन में प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट में रिवीजन का प्रावधान, रिवीजन कर सकता है, उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, या सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, या हाई कोर्ट में रिट में चैलेंज कर सकता है अगर वो गलत किया। जिस आदमी का जमीन है और जो एग्रीड पार्टी है, उसको गलत ढंग से अगर बंदोबस्त कर दिया तो उसके लिए कानून में रास्ता खुला हुआ। इधर हाल में आपने पूछा है 30/10/2023 को, इसमें लिखा है आपने कि खतियान में इराजीदार दर्ज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका जवाब मैंने आपको उसी दिन व्हाट्सएप पर दे दिया। आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे या नहीं देखे होंगे या आपके संतुष्टि के लायक जवाब नहीं है तो पुनः सुन लीजिए। आपने जो शब्द लिखा है इराजीदार, सुन करके लिखा है या पढ़ करके लिखा है? अगर सुना है तो आपने गलत सुना है, अगर पढ़ के लिखा है तो गलत पढ़ा है। इराजीदार कोई शब्द होता है, इजारेदार होता है। इजारा का मतलब होता है रेहन या सूद भरना, जिसको कि कोई व्यक्ति बंधक में कोई जमीन रखता है, रुपया लेकर के बंधक में देता है, वो हुआ इजारेदार। अगर जमींदार के कॉलम में लिखा हुआ है इजारेदार, इसका माने जमींदारी को जमींदार ने किसी के यहाँ इजारा कर दिया। अगर रैयत के कॉलम में लिखा हुआ इजारेदार, इसका माने है कि वो रैयत मूल रैयत नहीं है, मूल रैयत से वो इजारा लिया है इजारेदार की हैसियत में, वो कब्जा में था सर्वे के समय में, इसलिए उसका नाम उसमें दर्ज कर दिया गया। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि इजारेदार जो लिखा हुआ है सब वो खतियान के बाएं तरफ लिखा हुआ है कि दाएं तरफ लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि खतियान में बाएं तरफ जो पहला कॉलम होता है, खाता नंबर के बाद वो रैयत का नाम रहता है, उसके बाद दाहिने तरफ सबसे लास्ट में रिमार्क कॉलम होता है। तो अगर उस रैयत के जमीन पर सपोज करिए कि एक रैयत ए है, उसका बाएं तरफ नाम लिखा हुआ है और दाएं तरफ कॉलम में बी का नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ इजारेदार, तो इसका मतलब ए ने जमीन बी को इजारा कर दिया था, इसलिए उसका नाम है। ये सब प्रश्न जो है भेद है और जटिल भी प्रश्न है। ये जब तक सामने कागज नहीं रहे और सही सही आप प्रश्न को पढ़ के समझ के नहीं पूछिएगा तो आंसर गलत होगा। लेकिन चूंकि आप अधिवक्ता हैं, इसलिए आप आगे से सावधानी पूर्वक देख करके समझ करके प्रश्न कीजिएगा, यही इसलिए आपको बता दें। दूसरा प्रश्न है अजय सिंह, औरंगाबाद बिहार से, ये शिक्षक है। इनका प्रश्न है 5/11/2023 का। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इनका प्रश्न करने का तरीका बढ़िया है। इन्होंने सीधा सवाल किया है कि रेंट रोल क्या होता है, और दूसरा इन्होंने अनुरोध किया कि वीडियो बनाइए। देखिए मास्टर साहब, हर बात का वीडियो नहीं होता है। वीडियो किसी टॉपिक पर होता है जिसमें कि कानूनी प्रक्रिया के साथ ही कानून से संबंधित हम जो है लेक्चर देते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कोई पुराना चैनल का, अखबार का कोई रिपोर्टर है या कोई टीवी चैनल का रिपोर्टर है। आजकल बहुत से लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, ये नौकरी में नहीं है, किसी कारण से नौकरी में रहते हुए भी अपना अलग एक प्रोफेशन बना लिया है। यूट्यूबर के कोई वो छोटा सा टॉपिक उठा लिया और उसी को वो अपना 5 मिनट 10 मिनट उस पर एक वीडियो बना दिया, और उससे धीरे धीरे अगर उसका वायरल हो गया वीडियो या बहुत सा सब्सक्राइबर बढ़ गए तो उसको आमदनी होने लगा। एक तरह से वो लोग यूट्यूबर प्रोफेशनल है, वो हर विषय पर वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम हर विषय पर वीडियो बनाते चले, तो कानून का तो अथाह समुद्र है, और वीडियो बनाना ऐसे 5 मिनट 2 मिनट 4 का वो पिछड़ापन काम होगा। वैसा आप फरमाइश कर रहे हैं अनजाने में, आपको इसका कोई नॉलेज नहीं है। हर बात का वीडियो नहीं होता। आपका प्रश्न है उसका जवाब दे रहे हैं, और ये पहले भी जवाब दिया जा चुका है। जमींदारी उन्मूलन का लेक्चर, सबसे दिक्कत है कि जितने श्रोता है हम सबको बार बार अनुरोध करते हैं कि आप प्रश्न करने के पहले जितना प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है और जितना वीटी एक्ट पर और लैंड रिकॉर्ड एक्ट पर, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी पर, बकास्ता पर, इस सब पर जितना भी हमने लेक्चर किया है, सबको आप बारी बारी से माइन्यूटली सुनिए। आपके मन में जितना प्रश्न है, हम नहीं समझते हैं कि जो बाजी प्रश्न आज के तारीख में आप लोग पूछ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है, वैसा हजारों प्रश्न का उत्तर मेरे सभी लेक्चर में है। उसके सुनने के बाद आपके मन में कोई जिज्ञासा रह ही नहीं जाएगी। फिर भी एक ही प्रश्न को कई बार कई तरह से लोग दोहराते ठहराते रहते। एक बार आप पूछे, फिर दूसरा आदमी पूछे, फिर तीसरा आदमी पूछे, फिर चौथाई। आपका भी समय बर्बाद होता है, मेरा भी समय मेरा समय बहुत
हम अपना वकालत पेशा से समय काट करके या जब हमको कुछ फ्री समय मिलता है तब तो हम एकेडमी में पढ़ाते हैं, और अगर उससे भी समय बचता है तो आपको जनरल लेक्चर सीरीज में ये सब व्याख्यान आपको देते हैं आप लोग के जानकारी के लिए और लाभ उठाने के लिए, जिससे कि जुडिशियल अफसर लोग भी, न्यायिक पदाधिकारी लोग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी लाभ उठा रहे हैं, अधिवक्तागण भी उठा रहे हैं, विधि व्यवसाय से अन्य व्यक्ति जो जुड़े हुए लोग भी उठा रहे हैं, विधि के विद्यार्थी लोग उठा रहे हैं, आम जनता भी उठा रहे हैं। तो सबों का इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप लोग के सभी अनुरोध को हम अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं कवर कर लें और जवाब दे दें। अब सुनिए, रेंट रोल क्या होता है? रोल तो समझते होंगे, कागज का कोई गोल कर दिया जाए तो उसको रोल बोलते हैं। और एक रोल होता है रोल नंबर, पढ़े होंगे स्कूल में या आप टीचर हैं तो रोल कॉल करते हैं ना विद्यार्थी लोग का, रोल नंबर 1 2 हाजिरी लेते हैं ना, तो वही रेंट का रोल बनाना। यानी रेंट का रोल बनाना माने कोई ऐसे कागज पर जो कि मोड़ करके गोल कार जैसे बनाते हैं बेलन की तरह, उस तरह का एक फॉर्म होता है और उसी पर रेंट का जिक्र किया जाता है, उसका सारा कॉलम भरा जाता है, इसलिए उस फॉर्म का नाम है रेंट रोल। अब कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये जान लीजिए। जब जमींदारी उन्मूलन हो गया तो सरकार के पास जब रिकॉर्ड आया तो सरकार ने रिटर्न जमाबंदी के आधार पर देखा कि बहुत सा जमीन का लगान लगता है, जमींदार लगान लेता था, तो उसी हिसाब से रजिस्टर 2 बना करके सरकार लगान लेने लगी। ब्लॉक में अंचल अधिकारी और कर्मचारी मिल करके ये सब देखते थे। सरकार के पास पैसा रिकॉर्ड है जिससे ही पता चलता है कि ये ज़मीन अमुक व्यक्ति के कब्जा में है, बंदोबस्ती किया गया लेकिन उसका लगान नहीं लिया जा रहा है और अभी सरकार लगान नहीं दे रही है, तो कब्जा के आधार पर जमाबंदी उसके नाम से खोलने का अधिकार कर्मचारी को, अंचलाधिकारी को और सर्किल इंस्पेक्टर को दिया गया था कि उसका कागजात सही पाया जाए और व्यक्ति कब्जा में है, जोत रहा है, कृषि भूमि है, तो उसमें लगान उसको लगेगा। क्योंकि कानूनन कोई भी व्यक्ति कृषि भूमि तभी जोतने का हकदार है जब वो बिहार सरकार को लगान देगा, जैसे कि पहले वो जमींदार को लगान देता। कुछ कारण में अपवाद में लगान जमींदार माफ भी करता था, उसके बारे में भी आपको बता चुके हैं, जिसको ग्रांट या जागीर कहते हैं। तो जब जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार के यहाँ किसी व्यक्ति के नाम से कोई लगान, उसके आवेदन पर या सरकार के तरफ से जांच के आधार पर, किसी भी आधार पर एक प्रक्रिया शुरू होती है, उसको बोलते हैं लगान निर्धारण की प्रक्रिया, रेंट फिक्सेशन केस। उसका केस नंबर बजाते दर्ज होता है, रेवेन्यू पदाधिकारी या अंचलाधिकारी उसको करते हैं और उस केस के बाद आदेश होता है कि इस व्यक्ति का नाम से इतना एकड़ जमीन है, इसका लगान इस दर से निर्धारित किया जाए। सारा प्रक्रिया के बाद जब लगान निर्धारण होता है तो रेंट रोल में उसकी एंट्री होती है। रेंट रोल में एंट्री होने के बाद ही वो बाद में जा कर के फिर रजिस्टर 2 उसका कायम होता है, तब लगान लिया था। इसलिए रेंट रोल उसी को कहते हैं, वैसा कागज का टुकड़ा जो बेलनाकार लपेटा जा सकता है, लेकिन वो फॉर्म बना हुआ है, वो फॉर्म बना हुआ है लैंड रिफॉर्म्स रूल में, बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल 1953 में, वहाँ जाके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब इनका जो है एक और प्रश्न है अजय सिंह का, 8/11/23 का प्रश्न है कि कलेक्ट्री रजिस्टर नंबर 559, जुरिडिक्शन नंबर 281 क्या होता है जो सीएस नक्शा पर रहता है? वीडियो बनाइए, हर बात का वीडियो बनाइए। ये जवाब दे रहा है तो वीडियो पर ही नहीं जवाब दे रहे हैं, इसी को आप वीडियो समझिए, अलग से बना। इस पर भी कई लोग प्रश्न पूछ चुके हैं, इसका हम जवाब दे चुके हैं। वो नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है ना, अगर आप परीक्षा लॉ का भी दीजिएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, और वकालत कीजिएगा तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर जज बन जाइएगा तो फैसला कीजिएगा तो वो सब नंबर का आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं। अंग्रेज अपने ज़माना में अपने सुविधा के हिसाब से रिकॉर्ड का अरेंजमेंट करता था, उसके लिए अलग कानून और किताब सब बनाए हुए था, कौन रिकॉर्ड कैसे क्या रहेगा।
तो गांव का जब सर्वे हुआ तो गांव का नंबर अलग होता था, उसको थाना नंबर बोलते हैं। गांव का जो हुआ उसको रेवेन्यू थाना नंबर बोलते हैं गांव का। अब बोलिए ये पुलिस स्टेशन थाना का नंबर नहीं होता। उसी तरह से जितना जिला है उस जिला का कलेक्ट्री नंबर होता है। रजिस्ट्री कचहरी जो होता है, जितना सबका सबका नंबर अपना उसके पास रिकॉर्ड है अंग्रेज के यहाँ, वो सब नंबर रहता है। तो जिस गांव का जिस जमीन का रहता है नक्शा, उसमें ऊपर में सुविधा के लिए समझने के लिए कि किस इलाके का नक्शा है, उसका क्या क्या एंट्री है सरकार के रिकॉर्ड में, कभी भी उसको वेरीफाई किया सकता है। इसलिए उस सब नंबर का आज के तारीख में कोई वैल्यू नहीं है। कलेक्टर के ज़माने में अंग्रेज अपने सहूलियत के लिए वो सब प्रावधान बनाया था। वो थाना नंबर होता है गांव का, परगना नंबर होता है, जो कई गांव मिला करके परगना बनता था, वो परगना उसको होते हैं या परगना नंबर बोलते हैं। जैसे अभी अंचल होता है, कई गांव मिला के पंचायत होता है, और कई पंचायत मिला के एक प्रखंड या अंचल होता है। उसी तरह की उस समय प्रक्रिया थी। उसी को रजिस्ट्री नंबर और कलेक्ट्री नंबर, कलेक्ट्री का मतलब कलेक्टर जहाँ बैठता है उसको कलेक्ट्री बोलते हैं, कलेक्ट्री ऑफिस। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कलेक्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं कलेक्ट्री। हर जिला में कलेक्ट्री होता है। तो जितना जिला है बिहार राज्य में, हर जिला का अपना नंबर दिया हुआ है। उसका कलेक्ट्री रजिस्टर जो बना हुआ है कलेक्टर का, उसमें नंबर दिया हुआ है। नालंदा जिला का कितना है, पटना जिला का कितना है, वो खोज लेगा तो जरूरत पड़ेगा तो उसे मिल जाएगा। इसीलिए वो सब नक्शा पर दिया हुआ है। वही, इसके अलावा इस पर और कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, और ना आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी काम करते हो, आपका केस मुकदमा भी हो, तो इस नंबर से ना आपको कोई घाटा होगा और ना कोई लाभ होगा। ये जानने से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप जिज्ञासा है इसलिए आपको हम बता दिए। उसके बाद एक है सुरेश शर्मा जी, 8/11/23 का है इनका, पटना से ही है। कोई खास इनका प्रश्न नहीं, लेकिन बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कुछ कुछ ही पूछते रहते हैं। और एक हालांकि लास्ट में हम उनका व्हाट्सएप पर जवाब दे दिए हैं। आशा है शर्मा जी मेरा जवाब आप पढ़ लिए होंगे। उस तरह का प्रश्न क्या कृपया नहीं पूछें, व्हाट्सएप देख के संतुष्ट हो जाए। आज वीडियो में इसकी ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। उसका चौथा प्रश्न है राजीव रंजन सिंह सिरघाटी से। इनका प्रश्न 25/10/2023 को पूछे। इनका लंबा चौड़ा प्रश्न है। 100 बरस पुरानी जमीन हुकुमनामा द्वारा 100 बरस प्राप्त था, डिमांड अंकित है। एक व्यक्ति खतियान लेकर डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करें? इनका लगता है कि इनके पिताजी या दादाजी किसी के नाम से ये जमीन हुकुमनामा द्वारा प्राप्त हुआ है। कहते हैं 100 बरस पुराना है जमीन। और दूसरा व्यक्ति जो खतियान में जिसका नाम है उससे खरीदा है, या खतियानी रैयत का कोई परेशान है, परिवार है, जो भी हो, इन पर जमीन पर दावा करता है, इनको तंग करता है, डिस्टर्ब करता है। ये सब प्रश्न है जो वेग है, इसका कोई भी और अंत छोर पता नहीं चलता है। डिस्टर्ब क्या करता है? कानून की बात में बताइएगा, फैक्ट बताइएगा, तभी आप मेरे पास आइएगा भी बात बोलिएगा, तो हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। कोई भी वकील जवाब नहीं देगा। डिस्टर्ब क्या करता है? आपको मारपीट करता है तो मारपीट का क्रिमिनल केस होगा। आपके ज़मीन को कब्जा कर लिया है तो उसके लिए टाइटल सूट होगा। ऐसा प्रश्न आपको, अगर जो प्रॉब्लम है हम समझ रहे हैं कि वो आपके ज़मीन पर या तो कब्जा कर लिया होगा, या आपको कब्जा करने से रोकता होगा, जाने से रोकता होगा। तो आपको वीडियो पर प्रश्न पूछ करके और मुफ्त में राय लेकर के कोई निदान नहीं होगा। आप स्थानीय वकील के पास जाइए, अपना कागज़ दिखाइए, उनको फीस दीजिए, उनसे राय लीजिए। वो जो केस करना हो बिना केस किए हुए आपको नहीं होगा। अगर आप बीमार हैं, तो आपको छोटा या बड़ा बीमारी हुआ, 10 डॉक्टर साहब का पड़ते हैं, रोज़ डॉक्टर साहब के यहाँ जाइए, प्रणाम कीजिए और अपना बीमारी बताइए, और डॉक्टर साहब से गप करके चले आइए, तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही सही जानकारी नहीं दे रहे हैं तो आपको तो सही जवाब भी नहीं दे सकते हैं हम। डॉक्टर को अगर सही लक्षण नहीं बताइए तो डॉक्टर दवाई दवाई भी हो सकता है मौखिक, आपको कोई 25 डॉक्टर हो तो फ्री में दवाई लोग डॉक्टर बता देते हैं। हालांकि नियम तो नहीं बताना चाहिए। आजकल देहात में बहुत से डॉक्टर हैं, झोला छाप इनको बोलते हैं, वो दवाई मौखिको बता देते हैं, दवा खाना वाला भी दवाई देता है। सब डेंजरस है। कितना आदमी दवाई खा के रिएक्शन होकर के मर गया, या कितना का बीमारी बढ़ गया। लेकिन हिंदुस्तानी लोग हर चीज़ मुफ्त में विश्वास करते हैं। अगर मुफ्त में जहर भी मिलेगा तो वहाँ पर लाइन लगा देगा। ये विचारधारा जो है लोगों में, ये बहुत खराब है। कानून की प्रक्रिया इतना आसान नहीं है कि कोई एक लाइन बोले और उसके बाद पूरा कानून, उसका कानून बहुत जटिल है। और कानून आधारित है किसी न किसी फैक्ट पर और डॉक्यूमेंट पर। वो फैक्ट और डॉक्यूमेंट जब सामने आवेगा
तभी उसका सही जवाब दिया जाता है। अगर आपको अपना ज़मीन हासिल करना है या बचाना है, तो आप सिविल कोर्ट के वकील से जा कर के वहाँ मिलिए शेरघाटी में। अगर वहाँ नहीं बढ़िया वकील हैं तो गया में जाके मिलिए। अगर वहाँ भी संभव नहीं है तो आप मेरे पास सारा कागज़ लेके आइए। लोअर कोर्ट का भी कागज़ होगा, अगर फीस देने लायक आप हैं, फीस दे दीजिएगा। मेरा लोअर कोर्ट के लिए अलग कम पैसा चार्ज लेते हैं, हाई कोर्ट में ज़्यादा चार्ज है। तो आपको कागज़ बना देंगे और वहाँ एक वकील अपना चुन लीजिए, उनसे काम लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसे आपको इसका कोई जवाब नहीं देगा। डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या करें? अगर आपको मार रहा है तो भाग जाइए, उसका जवाब यही है, घर में छुप जाइए और कुछ नहीं कर सकते हैं। या पुलिस के यहाँ जाके केस कीजिए, या ज़मीन पर चढ़ गया है तो एसडीओ के यहाँ दरख्वास्त दीजिए, या आजकल वहाँ पर लोकल में व्यवस्था हुआ है, हर थाना में लगता है भूमि विवाद निराकरण। हालांकि इन लोग कोई कानूनी पावर नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत छोटा मोटा झगड़ा का निपटारा हो जाता है और उसमें पुलिस पदाधिकारी सीओ ये सब पैसा भी कमाता है। तो आप अगर जाइएगा तो क्या करेगा नहीं करेगा, ऐसे जा करके वहाँ देख सकते हैं। हर महीना में एक बार या दो बार इन लोग का ब्लॉक स्तर पर मीटिंग होता है, फिर सब डिवीजन स्तर पर मीटिंग होता है। सब डिवीजन में डीसीएलआर रहता है और डीएसपी रहता है, और ब्लॉक में सीओ रहता है और थाना इंचार्ज। वहाँ जाके आप आवेदन दीजिए, तो क्या डिस्टर्ब करता है ये बताइए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या किया नहीं किया, क्या कर सकते हैं। उसके बाद आगे कार्रवाई कीजिए, जैसा बताए कि आप अपने वकील से राय लीजिए। अब उसके बाद प्रश्न है विकास अरवल से, ये स्टूडेंट है। ये गया के बहुत पुराने मशहूर बड़े वकील थे रामेश्वर सिंह, उनके पोता हैं, और इसीलिए इनके पास बहुत सा ज्ञान आ गया है पोता होने के कारण। वकील के खानदान के हिस्से स्वाभाविक है। बापे पुत्र प्राप्त घोड़ा नहीं हो कुछ तो थोड़ा थोड़ा, ये बहुत पुराना कहावत है। उसी को फारसी में कहते हैं तुख्म तासीर सोहबत असर। तो वंश का, अंग्रेजी में साइंस में इसको बोलते हैं जीन का असर होता है, जेनेटिक फैक्टर है। आपके जीन में ही कानून है। दादा इतने बड़े वकील थे, पता नहीं पिताजी भी वकील थे कि नहीं, नहीं तो जरूर ज्ञानवान होंगे, और आप भी ज्ञानवान हैं। आप भी बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न पूछते हैं, और आपके पास ढेर सारा जमीन है और सब में विवाद है। आपके पास ट्रक भर कागज है, वो कागज को पढ़ के आप समझते थे नहीं, पहले आप समझने लगे। तो अच्छी बात है, कम से कम मेरा वीडियो सुन के आपको इतना ज्ञान वर्धन हुआ। जब कभी भी आपको प्रॉब्लम हो किसी जमीन पर, लगे कि आपको बेकब्जा हो जाएंगे या कोई कब्जा कर लिया है और कानूनी आवश्यकता हो, तो आप गया में अच्छे वकील से जाकर के मिलिए। आपको तो कोई भी वकील आसानी से मिल जाएंगे, आप वहाँ पर काम करवाइए। अगर वहाँ से संभव नहीं है तो मेरे पास आइए। कोई छोटा सा सटीक कोई प्रॉब्लम हो, सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं। और जैसा कि बताए, आप पहले पूरा देखिए मेरा लेक्चर। अगर सवाल में जो मन में आ रहा है उस पर खोजने का कोशिश कीजिए, नहीं मिलेगा तब प्रश्न पूछिए। आपका सभी जमीन विवाद में, तो उसमें विवाद में है तो हम क्या कर सकते हैं? विवाद का निपटारा करने के लिए विवाद की पूरी व्यवस्था बताना पड़ेगा। कौन जमीन है, उसका क्या विवरण है, वो जमीन कैसे हासिल हुआ है, कौन व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, किस तरह से डिस्टर्ब किया है, उसके संबंध में क्या कागजात है, कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, अगर हुई तो कौन कोर्ट में हुआ, उस पर कब हुआ, क्या आदेश हुआ, सारा पेपर सामने रहेगा और आप सामने रहिएगा, तभी पक्का जवाब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। उसके बाद एक हैं वकील साहब रविशंकर सिंह, छपरा से, 26/10/2023 का इनका एक प्रश्न है। हालांकि वकील हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिए वकील साहब, थोड़ा पढ़िए भी, वकालत करते हैं तो पढ़िए भी, कानून की किताब पढ़िए ज़्यादा अच्छा, और सीनियर के साथ रहिए और सीनियर से ज्ञान लीजिए। किसी से भी ज्ञान लेने में कोई बुरी बात नहीं, ज्ञान कहीं से भी आप ले सकते हैं। नहीं जानता है कोई भी वकील कानून, शुरू से ही नहीं जानता है, धीरे धीरे पढ़ के मेहनत करके सीनियर वकील के साथ रह करके उनके साथ सीखता है और काम करता है। आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बिल्कुल गलत है। आपके दिमाग में अगर है तो उसको निकाल दिया। सिकमीदार और रैयत का जमीन में कितना शेयर होता है?
हालांकि हमने आपको इसका रिप्लाई व्हाट्सएप पर भी 28/10/23 को दिया था, लेकिन वो रिप्लाई जैसा आपने सवाल किया था उसी तरह से जल्दीबाजी में शॉर्ट में जवाब दे दिया था। वो जानकार आदमी के लिए सही जवाब है, लेकिन आपको उससे समझ में आया कि नहीं आया हम नहीं कर सकते। आज हम उसको एक्सप्लेन कर दे सकते हैं। सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बटाईदार जो है उसी को सिकमीदार भी बोलते हैं। उसका जमीन में कोई राइट नहीं होता है, यानी कि हक हकीकत नहीं होता है, सिवाय इसके राइट उसको है राइट टू कल्टीवेट। वो भी कब तक, जब तक कि जो रैयत उसको देगा उसके मर्जी से ही वो कल्टीवेट कर सकता है। अगर दोनों में विवाद हुआ तो उसको हटा सकता है, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। और इस पर 48 एक्ट के बारे में बटेदारी का अलग से मेरा लेक्चर है, उसमें जाइए बटेदारी वाला लेक्चर देखिए, पूरा सुनिए, कब हो सकता है, क्या हो सकता है, सब बताया हुआ है। तो जमीन में कोई हिस्सेदारी होता है, उपज में हिस्सेदारी होता है। और जहाँ जहाँ पर जिस तरह का रिवाज है, कहीं कहीं आधा आधा लेता है, कहीं 30 शेर, कहीं 10 शेर, कहीं कुछ कहीं कुछ, वो लोकल कस्टम और आपस में एग्रीमेंट के हिसाब से जब उपज में उसका हिस्सेदारी होता है, न कि जमीन में हिस्सेदारी। हम समझते हैं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा वकील साहब। रविशंकर बाबू, आप समझ बूझ करके प्रश्न पूछिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आप वकील हैं, एक साधारण आम जनता और आप में फ़र्क है। आपका प्रश्न वकील की तरह होना चाहिए और समझ करके पूछना चाहिए। और आपको भी कहते हैं, आप भी पहले सारा लेक्चर देख लीजिए, सब प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी डिटेल उसमें दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने 19/9/2023 को व्हाट्सएप पर एक प्रश्न किया था, लेकिन उन्होंने ना अपना नाम लिखा है, ना पता लिखा है, न उनका, हमने कोशिश किया ट्रू कॉलर से देखने का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनका कुछ लगा प्रश्न पूछने से बेचैनी है। उनका कहना था कि प्लॉट का कुछ काम करना है, बात करना है, ऑफिस कहाँ पर है, हमसे बात करना चाहते थे। तो देखिए, जो भी बात करना चाहते हैं, मेरा फ़ोन नंबर यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर यूट्यूब से आप लोग नहीं खोल सकते हैं तो आप मेरा फ़ोन नंबर, जो भी आप लोग श्रोता लोग सुन रहे हैं, लिख लीजिए। फिर से हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग लिख लीजिए। 9431078617। 9431078617। इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप भी है। और बात करने का समय, अगर छुट्टी का समय है तो दिन में भी इसी समय आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्किंग डे है, यानी कोर्ट खुला हुआ है, तो जनरली शाम में 7 बजे, 7:30 बजे के बाद जब ऑफिस में रहेंगे, उस समय आप बात कर सकते हैं। बाकी रहा, कोई पूछते हैं कि आपसे हम कहाँ मिले और कैसे मिले, तो मिलने के लिए हमको या तो आप हाई कोर्ट में मिल सकते हैं, मुलाकात के लिए हाई कोर्ट में मुलाकात हो जाएगी। हाई कोर्ट में बैरिस्टर एसोसिएशन किसी से पूछिएगा, या शॉर्ट में उसको बार एसोसिएशन बोलते हैं। पहले पुराना नाम बैरिस्टर एसोसिएशन था, क्योंकि वहाँ सब बैरिस्टर लोग बैठते हैं। चीफ जस्टिस के कोर्ट के बगल में ये एसोसिएशन है। जो गेट नंबर 3 है हाई कोर्ट का, उससे सीधे अंदर चले जाइएगा, यानी कि अम्बेडकर की मूर्ति के पास जो गेट है 3 नंबर, सीधे अंदर घुसिएगा। कंपाउंड है, कंपाउंड में लेफ्ट हैंड साइड में पोर्टिको है। पोर्टिको में गाड़ी सब लगा रहता है, अगल बगल में कार पार्किंग है। उसी पोर्टिको के ऊपर बरांडा है, बरांडा से दाएं और बाएं तरफ, दोनों तरफ से रास्ता है। दाएं से जाइएगा तो एक लिफ्ट मिलेगा, जनरल पब्लिक वाला लिफ्ट है। और बाएं से जाइएगा तो वो स्पेशल वकीलों का लिफ्ट है। और एक सीढ़ी भी है, तो सीढ़ी या लिफ्ट से आप आ सकते हैं ऊपर। जैसे ऊपर आइएगा तो ऊपर बरांडा है, और बरांडा को क्रॉस करते हुए आइएगा तो आपको फिर एक सीढ़ी मिलेगा, और वहाँ पर शीशा का केबिन, ऐसा शीशा लगा हुआ है। जैसी शीशा खोलिएगा केबिन, उसके बाद मेरा टेबल मिलेगा। और वहीं पर डिस्प्ले बोर्ड है, जो हाई कोर्ट में कौन सा केस चलता है, बोर्ड पर हम लोग बैठ के देखते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से।
डिस्प्ले होते रहता है। जैसे रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का नंबर दिखाई पड़ता है कि गाड़ी आ रही है, प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो उसी तरह से हम लोग देखते रहते हैं कि कौन कोच में कौन केस चल रहा है, कितना सीरियल नंबर। तो उसी जहाँ पर वो डिस्प्ले बोर्ड है बैठते से, वहीं पर मेरा टेबल है, वहीं पर हम मिल जाएंगे कभी भी किसी। वहाँ तक जाने के लिए, मेरे पास आने के लिए कोई पास बनाने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे आ सकते हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन था कोरोना की वजह से, तो जाने नहीं देता था। और अभी भी कुछ कुछ वकील का शिकायत है कि गेट नंबर 3 से रोकता है, तो उससे थोड़ा आगे जाके गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 से अंदर जा कर के फिर इधर उत्तर की ओर आ सकते हैं। तो ये हुआ हाईकोर्ट में मिलने का। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्कशन करने का ज़रूरत है या राय विचार करने का, तो वहाँ समय नहीं मिलता है। ऐसे जान पहचान के लिए 2-4 मिनट के लिए कुछ पूछना हो तो आ सकते हैं। बाकी हमारा जो रेसिडेंस में ऑफिस है, वो ऑफिस आपको बेली रोड में खाजपुरा मोहल्ला में शिव मंदिर है। शिव मंदिर के नज़दीक पिलर नंबर 25 है। 25 से सीधे उत्तर 11वां मकान, जिसका नाम है, मकान का नाम है पावर टावर, ये अपार्टमेंट है। उसमें फ्लैट नंबर 303 में ऑफिस है, और उसी में 302 में रेसिडेंस है। रेसिडेंस ऑफ ऑफिस बगल में, इसी ऑफिस में हम ज़्यादातर मिलते हैं। और अभी जो हम आपका बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, अपने इसी ऑफिस के अपने चैम्बर से ही आपको बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर वीडियो या लेक्चर जो देखते होंगे, यहीं से हम दिए हैं, जो जनरल लेक्चर है। और कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लास होता था एकेडमी का, तो ऑनलाइन क्लास भी हम यहीं से देते थे, या ऑनलाइन बहस भी हाईकोर्ट में होता है तो यहीं से करते हैं। तो यही मेरे परमानेंट ऑफिस मेरा यही हुआ। तो अगर किन्हीं को मेरे से मिलना होगा, तो आपको उसी पता पर आना होगा, और मेरे फ़ोन नंबर पर टाइम लेना होगा। बिना टाइम लिए हुए, बिना कागजात लिए हुए हमसे नहीं मिलिए। और बहुत से लोग चले आते हैं, दूर से चले आते हैं, न कागज़ लेके आते हैं, और न कोई राय मशवरा के लिए कोई फीस लेके आते हैं। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा धर्मशाला तो है नहीं कि जो आए सबको जगह मिल गया, सो जाइए और बैठ जाइए, और जो कागज़ लेके आइएगा वो पढ़ करके हम राय दे देंगे, तोता की तरह कुछ बता देंगे। ऐसा भी आज के तारीख में पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। इसलिए हमको बहुत तकलीफ से ये बताना पड़ रहा है कि जो भी आना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं और मिलकर राय लेना चाहते हैं, तो पहले पूरा कागजात देगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग मोतिहारी से और रक्सौल से आधा कागज लेके चले आए, और उसका जब कागज और डिमांड किए तो बोले तो नहीं है सर, नहीं लाए हैं सर, जानबूझ करके भी नहीं लाए। तो अगर जिनको ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन कागज लेके चले, तो आप हनुमान जी वाला बुद्धि लगाइए। जब उनको कहा गया कि जाके संजीवनी बूटी लाओ, तो हनुमान जी को भ्रम हो गया, क्योंकि उसकी पहचान बताई गई थी कि जहाँ पर दीपक जलता रहता है और या रोशनी होता है, वो संजीवनी बूटी है। लेकिन रावण ने माया जाल फैला करके पूरे पहाड़ पर ही रोशनी जला दिया था, इसलिए वो हनुमान जी को भ्रम हो गया, तो उन्होंने पूरा पहाड़ को ही उठा लिया। तो ये भी घटना मेरे साथ हुई है। कुछ लोगों ने कागज नहीं लाया और फ़ोन किया, सर कौन कागज लेके आवे, तो हमने जवाब दे दिया कि आपके घर में ज़मीन से संबंधित जो भी कागज है, रद्दी पुर्जा जो बेकार आपको समझ में आता है, नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदी उर्दू फारसी अंग्रेजी सब लेके आए। तो बहुत से लोग झोला झोला भर के ही कागज आते हैं। वो लाने के बाद आप आज के तारीख में कोई भी मेरे उम्र का वकील 80 साल का हाई कोर्ट में आपसे इतना न बात करेगा, न कागज देखेगा। लेकिन फिर भी हम सब कागज खुद देखते हैं, और अपने जूनियर से या मुंशी से सब कागज को अरेंज करवाते हैं। घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी लगेगा, सब अरेंज कर करके फिर हमको देता है, फिर कागज पढ़ करके तब समझ के राय देते हैं। और उसके बाद अगर केस बनाना हुआ तो केस बनाते हैं। तो इसमें हमारा जो भी मेहनत लगे उससे हम नहीं भागते। लेकिन जो व्यक्ति आना चाहे राय लेने के लिए, सारा कागज लेके आवे। अगर उनको नहीं पता है कि कौन कागज से जरूरी है, तो उनको जो भी कागज उनके पास है सब लेकर के आवे। यहाँ पर उसका छटनी हो जाएगा, और ज़रूरत के कागज देख करके आपको सही सही जवाब मिल जाएगा। इसलिए आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, जो बिना नाम के 19-9-23 को प्लॉट का कुछ काम करना है, प्लॉट का कुछ काम करना, ये भी सवाल भेग है। प्लॉट का काम क्या करना है, कौन सा प्लॉट है, कहाँ प्लॉट है। प्लॉट का काम का माने प्लॉट में हमको घर बनाना है, दलान बनाना है, दुकान बनाना है, प्लॉट को जोतना है, प्लॉट में बगीचा लगाना है, प्लॉट का बिक्री करना है, प्लॉट का बयाना करना है। ये सवाल तो है, प्लॉट का कुछ काम करना है तो कुछ भी हो सकता है। प्लॉट से संबंधित कोई विवाद हो, उससे कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाना हो, तभी ना आपका हमारे लिए कुछ काम होगा।
इसलिए ऐसा प्रश्न भी नहीं पूछिए, और आगे अगर आप पूछिएगा तो पूरा क्लियर हमसे समझ लीजिएगा बात करके, तभी आप आइएगा, तब आपका आगे क्या काम है समझ में आएगा, हम बताएंगे। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है बहुत जटिल प्रश्न है इनका, और बहुत लंबा चौड़ा है, लगातार कई बार ये प्रश्न किए हैं, इसलिए, और इनका हल्का फुल्का हम व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी देते गए हैं, लेकिन ये अपने इरादा के बहुत पक्का है, और लगता है अपने को समझते हैं कि वो हम को बहुत ज़्यादा उनको आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में ही ये व्यक्ति अपना काम खराब करेंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, अभिषेक बाजला जी कलकत्ता से लिखे हैं 22/10/23 को, कि खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, विद्वान आदमी जरूर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पहले के तारीख में बहुत दिक्कत होता था, लोग बहुत मुश्किल से सीए बनते थे, तो बहुत टफ इसका क्लास होता था, एग्ज़ाम होता था, अच्छी बात है। और इनका ज़मीन जो है देवघर में है, और काफ़ी पुराना हुक्मनामा वगैरह है, और ज़मीन जो है अनसर्वेड एरिया में इस टाउन में है, देवघर टाउन के अंदर। और घटवाल से इनके परिवार के पूर्वज लोगों ने बंदोबस्ती लिया था हुक्मनामा के जरिए, लेकिन इनके पूर्वज जो पिता जो इनके थे वो चले गए, बांग्लादेश चले गए, अब बांग्लादेश से वापस लौट के नहीं आए, और इनका रिंग फिक्सेशन के लिए प्रेयर किए थे, 83 में वो रिजेक्ट हो गया, और 1986 में इनका विपक्षी है जो वो जाली हुक्मनामा बनवा लिया है, जिसके चलते इनको परेशानी हुआ, इन्होंने टाइटल सूट 1987 में फाइल किया। इनका रिटर्न जमाबंदी में दिखाया हुआ नहीं है, बंदोबस्ती का जिक्र नहीं है, घटवाल ने जो इनको बंदोबस्त किया पिताजी को, उनका जिक्र जमींदार ने रिटर्न जमाबंदी में नहीं किया, इसी के कारण इनका रेंट फिक्सेशन में गड़बड़ी हुई, उस रजिस्टर 2 में कुछ फोर्जरी भी किया गया, और इन्होंने कहा है कि रजिस्टर 2 में लैंड माफिया लोग ने कुछ जमीन बेच भी दिया है, और टाइटल सूट चलते हुए भी इनका जमीन बेच दिया गया। बहुत बड़ी विडम्बना है, जब इतने होशियार व्यक्ति हैं, जब टाइटल सूट फाइल किया तो उसमें इंजंक्शन क्यों नहीं किया? सूट फाइल रहते हुए कोई बेच नहीं सकता, अगर बेच देता भी तो कैंसिल हो जाता, इंजंक्शन के दौरान बेचता तो उसको सजा भी होता, और डीड भी नलिटी होता है। एनी डॉक्यूमेंट executed in contravention of the injunction order of the court is a void and illegal document, no title shall pass। अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आ गया है, इवन द सेम कोर्ट is not is entitled to cancel the document in contempt proceeding or disobedience proceeding without asking the party to file a fresh suit for cancellation of deed। तो आपको तो इतना लाभ हो जाता, आप बहुत ज़्यादा अपने को ओवर कॉन्फिडेंस में रखिए, आप कानून के विद्यार्थी नहीं है, फिर भी आपने अपने केस में ही अपने ही वकील बनने का कोशिश किया, ये बहुत ही खतरनाक है। आपको हम बताते हैं अपना अनुभव से, और हजारों केस हमने देखा, वकीलों का देखा, जजों का केस भी देखा है, और अभी भी देख रहे हैं। लॉयर्स आर वर्स्ट क्लाइंट एंड डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट, ये बहुत बड़े बड़े वकील और डॉक्टर का ही कहा हुआ, उसका साइकोलॉजिकल रीजन है। वकील जब अपने केस लड़ता है तो क्लाइंट के रूप में वो सही जजमेंट नहीं ले पाता है, कितना अच्छा वकील हो तो अपना केस में खुद वकालत करने से उसका केस गड़बड़ा जाता है। हमेशा डॉक्टर अपना परिवार का बहुत क्लोज आदमी का इलाज करने में हिचकता है, जनरली ऑन प्रिंसिपल दूसरे से इलाज करवाता है, अपने करने से उसका कॉन्फिडेंस चेक करता है, या ओवर कॉन्फिडेंस में कभी गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और आप तो लॉ के स्टूडेंट भी नहीं, ने लॉ का प्रैक्टिस किया, आप टाइटल सूट हार भी गए, और हारने के बाद आपने अपील भी किया, अपील में बहस भी चल रहा, आप यहाँ तक लिखते हैं, यू आर सो कॉन्फिडेंट कि आपने जिस वकील को रखा तो वो वकील जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, और आपके लायक या आपके इतना नॉलेजेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि जिसको आपने वकील रखा वो उसको आप खुद ही नकार रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में इतना भी ज्ञान नहीं था कि हम जिस वकील को रख रहे हैं पहचानने की शक्ति नहीं थी कि मेरे केस के लायक है कि नहीं। तो आप तो एक अनजान व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, विद्वान व्यक्ति की तरह तो काम नहीं किए, वैसे वकील को रखना ही नहीं चाहिए, उसी समय खोलना चाहिए। देवघर में भी 2-3 अच्छे वकील हैं सिविल के, हम जानते हैं, और देवघर में नहीं है तो आपको वहाँ गोड्डा में वहाँ मिलना नहीं, दुमका में अच्छा वकील है, वहाँ से लाना चाहिए था। बाद में फिर आप रांची क्यों गए? रांची में भी सिविल कोर्ट में, वहाँ रांची में सिविल कोर्ट में बहुत अच्छे वकील नहीं हैं, कुछ वकील हाई कोर्ट के हैं। पहले एक पुराने वकील थे देवी प्रसाद, वही एकमात्र सर्व
मान्य अच्छे वकील थे, नाउ ही इज नो मोर। उनके बाद उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, फिर भी एक दो आदमी जो फ्रंट लाइन में हैं वो नीचे से फ्रंट लाइन में आ गए या सेकंड लाइन वाले फ्रंट लाइन में आ गए, तो हम उतना डिटेल नहीं बता सकते हैं। जहाँ पर पेड़ नहीं हुआ, रेड़ प्रधानी कहावत, टाल एरिया में कोई वृक्ष नहीं होता, अगर वहाँ रेड़ का पेड़ भी, वो रेड़ का तो पेड़ होता नहीं है, एक छोटा सा पौधा होता है, उसी को लोग वहाँ का आदमी से पूछता है कि दरख्त है और पेड़। उसी तरह से जहाँ पर कि बहुत अच्छे अच्छे वकीलों की कमी है, तो जो बहुत साधारण वकील है वही अच्छे वकील के कैटेगरी में आ जाता है या फ्रंट लाइन में आ जाता है। और अच्छा का मापदंड कोई वकील लोग के द्वारा ही दिया जाता है, जो कहीं प्रेस्क्राइब नहीं है। या तो वकील साहब के पास बहुत केस है, भीड़ लगी रहती है, पैसा कमाते हैं, या बहुत अच्छा बहस करते हैं, क्लाइंट खुश रहता है, और उम्र दराज भी हो गए हैं, केस भी है, तो ये सब मिला जुला के लोग अच्छा या सीनियर वकील मान लेते हैं। वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपका बार बार थ्रस्ट था व्हाट्सएप पर कि आप क्वेरी का जवाब दे दें, जबकि आपका वकील साहब अच्छे हैं, आपके हिसाब से रांची वाले वकील साहब अच्छे हैं, उन्होंने बहस किया, तो फिर उनके भी जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब मेरे से आप जवाब चाहते थे। और हम कोशिश किया बार बार आपको समझाने का और कुछ अवॉइड करने का भी, ताकि आप नहीं समझ सके मेरा हिंट, और आपसे सब पेपर मांगे तो आपके पास समय नहीं था आने का, आपके वकील से कहा तो आपके वकील के पास ही नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि सबसे बेकार आदमी दुनिया में हम ही हैं कि आप इतना लंबा चौड़ा पूछिएगा और उसको पढ़ करके हम जवाब दे देंगे, और आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास कैसे हो गया कि हम जो जवाब दे देंगे सही हो जाएगा? जितना भी जवाब देंगे बिना पेपर पढ़े हुए तो सब गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सुनिए, कोई भी कानून में जवाब जो होता है, कोई भी जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देता है, वो सिर्फ अपने नॉलेज पर या कानूनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन के आधार पर नहीं देता है, उसके पीछे कोई फैक्ट्स रहता है। वो फैक्ट्स या तो पार्टी के प्लीडिंग में रहता है या उसके डॉक्यूमेंट में रहता है। तो आपका कोई डॉक्यूमेंट हमने देखा नहीं, आपका प्लीडिंग नहीं देखा, अर्जी बयानतरी नहीं देखा, लोअर कोर्ट का जजमेंट नहीं देखा, एक कोर्ट से तो आप हार चुके हैं। तो जो हारे हुए पार्टी आप हैं, तो वो जजमेंट पहले गलत है कि नहीं गलत है, कौन पॉइंट पर गलत है, आप अपील जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा, इसकी संभावना है कि नहीं है, पहले इसको देखना होगा। और बगैर उसके आपको एगो क्वेरी का हम अगर जवाब ही दे देंगे और कल आप हार जाते केस, तो कहते, और वो क्वेरी का जवाब देने में भी उतना ही फीस, आप नहीं जानते हैं, अगर आपका जैसा क्वेरी है, अगर कोई क्लाइंट एज ए क्लाइंट बन के मेरे पास है, आप कोशिश किए जानने का, तो लोअर कोर्ट का काम हम एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करते हैं। करीब करीब 30 साल पहले हम लोअर कोर्ट का काम करना छोड़ दिए, लेकिन इस 30 सालों में ऐसा भी नहीं है कि दो चार केस नहीं किए होंगे। वैसे व्यक्ति जो हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, वकील या जज, उनके रिलेटिव या उनके परिवार का या उनका मैटर है, जो जुड़े हुए किसी खास वजह से, और उनका केस इतना डिफिकल्ट है कि कोई दूसरा वकील नहीं कर सकता है, तो ऐसे केसेस में हमने एक्सेप्ट भी किया है, ड्राफ्टिंग भी किया है, यहाँ तक कि लोअर कोर्ट जा करके बहस भी किया है। जबकि पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हम 15-20 साल से बहस करने के लिए नहीं गए, अवॉइड करते हैं। उसका कारण है कि हाई कोर्ट में मेरा फीस 1.5 लाख रुपया, और लोअर कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए तो 3 लाख रुपया लेते हैं। तो उस लाइक क्लाइंट रहेगा, यही कैपेसिटी रहेगी, तब हमको ले जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर 3 लाख देगा, मेरे पास टाइम नहीं, हाई कोर्ट में 2 4 10 हियरिंग मेरा चढ़ा हुआ है, तो हम छोड़ के नहीं जा सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एन अरेंजमेंट। और हाई कोर्ट में हम एडजॉर्नमेंट नहीं ले सकते हैं, मेरा जूनियर नहीं कर सकता कि लोअर कोर्ट में बहस करने के लिए, इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड पर हाई कोर्ट में एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं। इवन दूसरे रांची हाई कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट गए हैं तो उस ग्राउंड पर ले सकते हैं कि इज आउट ऑफ स्टेशन, इज इन रांची हाई कोर्ट, तो इसको बुरा नहीं माना जाता है। लेकिन पटना हाई कोर्ट का केस छोड़ करके हम पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत या बिहार स्टेट में कहीं भी लोअर कोर्ट में जाएंगे, तो जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आपका केस बनाने के लिए तो कोई भी आपके ऐसा जैसा केस रहता है जिसमें अर्जी बयानतरी से पढ़ना है, ये सब पढ़ने का ही हम अलग से फीस लेते हैं। और फिर जो आपका क्वेरी बनाएंगे, तो क्वेरी बनाएंगे तो एक समझिए कि आपको वो क्वेरी बनाने में सारा स्टडी करने के बाद, लॉ का इम्प्लीकेशंस क्या क्या है वो देखने के बाद ही वो जवाब दे सकते हैं, तभी वो सटीक होगा और आपका पर्पज सही होगा। अगर आप इस सब प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं या गुजर चुके हैं, तो स्थिति अब दूसरी हो गई है। फिर भी चूंकि आप, हो सकता है हम समझे कि आप इंतजार करते होंगे, मेरा लेक्चर आपने कहा था कि बराबर सुनते हैं, तो आज चूंकि मौका मिला हमको और छुट्टी भी आज दीपावली का, और कुछ काम से फ्री हो गए,
तो हम देखा कि बहुत सारा प्रश्न है, अभी यूट्यूब पर भी बहुत सारा प्रश्न पड़ा हुआ। तो आज व्हाट्सएप का प्रश्न ही हमने जूनियर से नोट करवा लिया था और उसी को देख करके भी हम आंसर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका फाइनल रिप्लाई यही है। आप फी वगैरह भी पूछना चाहे तो फी वगैरह कागज देखने के बाद, काम देखने के बाद डिसाइड होता है। यहाँ पर कोई सेलेबल कमोडिटी नहीं है कि इसका ये है। हाँ, हाई कोर्ट का मेरा फी प्रेस्क्राइब है किस तरह का काम। हाई कोर्ट का कोई भी काम लीजिएगा तो मिनिमम फीस, किसी भी तरह का लीजिएगा, मिनिमम फीस 1,10,000 है। और उससे कुछ कैटेगरी का केस है उसमें 1,55,000 फीस। लेकिन लोअर कोर्ट का ड्राफ्टिंग का कोई भी ड्राफ्टिंग कराइएगा तो मिनिमम फीस उसका 55,000 है से 1,00,000 रुपया है। तो आपका कोई भी क्वेरी होगा उसके लिए तैयार करने में पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए और रिप्लाई मिला के 1,00,000 रुपया से आपको कम नहीं लगेगा। अगर आपको एक्सेप्टेबल है और आपका अभी तक काम नहीं हुआ है, आप हमारे ऊपर विश्वास करके बैठे हुए हैं, तब आ सकते हैं। अदरवाइज आपको आने की आवश्यकता नहीं है। और जो आप समझ रहे हैं अपने से आप काफ़ी कम्पिटेंट हैं, आप खुद जवाब दे सकते हैं। लेकिन आई एम अफ्रेड, भगवान न करे कि आपका जैसा स्थिति है, हम नहीं समझते हैं कि जो पॉइंट इन्वॉल्व है उसको किसी ने फोकस किया हो। न जज को पता है, ना आपके वकील को पता है, ना आपको पता है। फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए। हमारी पूरी शुभकामना है। आप हमसे और इससे ज़्यादा मदद की उम्मीद नहीं कीजिए। जब तक आपका केस है, आपको खुद टाइम नहीं है, तो मेरे पास हम ऐसा बेकार आदमी नहीं है कि आपको हम निमंत्रण दे के बुला लेंगे। आप आइए और आपके लिए हम बैठे हुए हैं कि जो आप पूछिएगा जवाब देते रहेंगे। ये तो मेरा वॉलंटरी एक्सरसाइज है, हम स्वेच्छा से ज्ञान का दान दे रहे हैं वैसे व्यक्ति को जो सुपात्र है। आप जो व्यक्ति सुपात्र नहीं है, जो अपने प्रोफेशनल लाभ के लिए हमसे मिल करके तरह तरह का प्रश्न बदल बदल करके सवाल कर रहा है या किसी खास उद्देश्य से कर रहा है, उसके लिए हम नहीं हैं। हम सो निरी आदमी के लिए हैं, जो आदमी के पास कोई सहारा नहीं है, जो आदमी किसी प्रपंच में फंस रहा है या फंस गया है, उसको मदद की आवश्यकता है। और उसको बेसिक कंसेप्ट नहीं है, कम से कम आम जनता जो सुन रही है या प्रश्न कर रही है, तो आम जनता के लिए ही हम ही कर रहे हैं, कोई विशेष व्यक्ति के लिए। आप तो विशेष व्यक्ति हैं, आपका प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद आप प्रोफेशनल हैं। आप प्रोफेशनल के हैसियत से प्रोफेशनल एथिक्स भी जानते हैं। तो आप अपना खुद समझिए, अपना डिसीजन लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमको सबसे बड़ी बात ये लग रहा है कि आप जब काम करा लिए, कहावत है कि पहले बूझ ले तो बझना चाहिए। आप बच गए तब बूझ रहे हैं, तो इसका कोई उपाय नहीं। आप बच गए तो उलझ गए। अब कितनों बूझते रहिए, उस उलझन से निकालना बिरले व्यक्ति का काम है। आई 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 विश यू गुड लक बाजला जी, आपको सफलता मिले, ये मेरी शुभकामना है। इसी के साथ जो भी आपने हमसे जानना चाहा उसका हालांकि हमने क्लारिफिकेशन कोशिश किया व्हाट्सएप पर देने का, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए आज मैंने आपका भी जिक्र इस लेक्चर में कर लिया कि आप भी सुने और इस तरह के और भी लोग, क्योंकि हमको लगातार इस तरह का धोखा मिल रहा है। अभी हम तुरंत इसके बाद एक वकील साहब का जिक्र करेंगे। एक वकील साहब जो रामगढ़ के जीपी साहब थे, वो इसी तरह से करते थे। बहुत तरह का प्रोफेशनल अपना लाभ उठा रहे थे और हर हर केस का जटिल से जटिल प्रश्न पूछ के सॉल्यूशन लेते थे, काम करते थे। एक केस में ऑनलाइन कंसल्टेशन चार्ज किया तो उन्होंने कहा कि सबको आप फ्री बताते हैं, हमसे क्यों चार्ज लीजिएगा। और उसके बाद वो फ़ोन करना बंद कर दिए, सवाल पूछना बंद। अभी रिसेंट घटना है, एक कानपुर के एडवोकेट हैं अभी, रवि वर्मा जी, अभी भी सुन ही रहे होंगे, इनका भी एगो 23/10/23 का है। इन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया है, नवरात्रा का मंगल कामना अभिनंदन किया है। तो आपको भी रवि वर्मा जी, आपसे शिकायत इतनी ही है, क्योंकि चर्चा भी चल रही थी संजोग से आपका नाम, आप अधिवक्ता होते हुए अधिवक्ता के नॉर्म्स का पालन नहीं किए। आप चूंकि अधिवक्ता हैं, आपका जो परेशानी था, प्रश्न था, उसको मैंने समझा और सही सटीक जवाब देने के लिए आपसे सारा पेपर्स भी मैंने मांगा, जो आपने हमको व्हाट्सएप पर भेजा या मेल पर भेजा, और उसको हमने प्रिंट आउट निकाला, सबको पढ़ा, या आपने कुरियर से भेजा, जैसे भी भेजा, जितना भी हमने डॉक्यूमेंट मांगा आपने भेजा। तो मैंने आपको सही सही ओपिनियन दिया और जजमेंट के साथ ओपिनियन दिया, जिससे हम समझते हैं कि आपका काम हो गया होगा। और आपने खुद हमको बताया था कि कानपुर देहात में या कानपुर शहर में दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छे अच्छे वकील थे। वो सब जानकारी आपको उनसे नहीं मिली जो जानकारी हमसे मिली, और हम समझते हैं कि आपका काम हो गया होगा। चूँकि आपका रिजेक्शन ऑफ पेरेंट का मामला था,
और उससे संबंधित हम सारा जवाब आपको दे चुके थे, रूलिंग भी दे चुके थे। अब क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि शुरू में आपने खुद ऑफर किया था कि हम पेमेंट कर देंगे, बाद में आपने व्हाट्सएप पर खबर किया कि आपके क्लाइंट का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं, आपके क्लाइंट से तो बात हुआ नहीं था। जनरली अगर हम कोई वकील क्लाइंट के बिहाफ में बात करता है तो उसके पास इतना कैपेसिटी रहता है, या तो क्लाइंट से वो पैसा लेकर के जमा रखता है, या अपने अकाउंट से वो सीनियर वकील को पेमेंट कर देता है, या दूसरे वकील को पेमेंट कर देता है, बाद में क्लाइंट से भी आए, क्योंकि क्लाइंट तो आपके कांटेक्ट में है, आपके टच में है, आपका लोकल क्लाइंट है। अगर आई वेस्ट हिज फास्ट रिकवरी, उसकी हम कामना करते हैं कि जल्दी रिकवरी हो, लेकिन ये आपका उचित जवाब नहीं था कि वो अभी बीमार हो गया है इसलिए नहीं दे सकते। ऐसा अगर रहता, आप क्यों एश्योर हमको किए थे? अगर कहते कि जब क्लाइंट से पेमेंट मिलेगा तब देंगे तो एक बात भी होती। इसलिए ये प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ है, और अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट शब्दों में किया जाए तो इट अमाउंट्स टू चीटिंग ऑल्सो। इसलिए कृपया इस तरह का काम नहीं कीजिए। और हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, देखिए एक और रवि सिसाले हैं महाराष्ट्र के, वो बराबर प्रश्न करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ ऑनलाइन, उन्होंने बहुत टिपिकल प्रश्न किया था, प्रोवेट से संबंधित था, बहुत सारा प्रश्न किया, उसका जवाब व्हाट्सएप पर दिया, लेकिन हमको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तब उनसे एक एक करके क्वेरी करके हम सारा पेपर मंगवाए, वो 2 लॉट में उन्होंने सारा पेपर हमको बाई कुरियर भेजा, तब उनको हमने लीगल ओपिनियन दिया। लीगल ओपिनियन के बाद उन्होंने पेमेंट भी किया, लेकिन उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा पेमेंट रुक गया, नहीं दिया। उन्होंने रीजन दिया कि हम बीमार चल रहे हैं, आप परेशान हाल में हैं, इसलिए बाकी रेस्ट पेमेंट करेंगे। अभी रिसेंटली भी उनका व्हाट्सएप पर आया मैसेज कि सर बाकी पेमेंट अब हम कर देंगे। उन्हें तुरंत जा करके बैंक में अकाउंट में मेरे ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो, हालांकि वो वकील नहीं है, किसान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उनका बहुत रियल प्रॉब्लम था। उनके प्रॉपर्टी पर लोग हड़पने के लिए बहुत तरह तरह का प्रपंच किया, कई तरह का लिटिगेशन चल रहा है, प्रोवेट चल रहा है, रिवोकेशन ऑफ प्रोवेट चल रहा है, टाइटल सूट भी चल रहा है, म्यूटेशन में भी डिस्प्यूट चला। तो इसलिए अब हमारे से बहुत लोग जुटे हुए हैं, हम सबको ऑनलाइन भी कोशिश करते हैं, जो सही प्रश्न भेजेंगे और सारा मटेरियल दे देंगे तो ऑनलाइन भी वही जवाब देंगे जो आप फिजिकली आकर के हमसे लीजिए। हाँ, अगर हम ऑनलाइन के मटेरियल से जो हमारे पास व्हाट्सएप पर है उससे नहीं समझ सके, तो हम कोशिश करते हैं कि आप टाइप लीजिए। कारण क्या है कि बहुत से लोग, गांव देहात वाले लोग या शहर वाले भी लोग, जिस बात को नहीं समझते हैं, वो व्हाट्सएप पर जो भेजते हैं, कोई कागज़ है, पुराना कागज़ है, उसको फ़ोटो ले करके ऐसे ही भेज देते हैं। वो छोटा सा मोबाइल में हमको पढ़ने में दिक्कत होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, और बहुत टाइम लगता है। अगर उसका हम प्रिंट निकालते हैं तो एकदम ब्लैक आता है, तो हमको एक स्टाफ को इसमें लगाना पड़ेगा, बार बार प्रिंट निकालना, उसमें टाइम एनर्जी भी लगता है, और उसका तो पैसा हम लेते नहीं। जो फ्री अभी यूट्यूबर पर जो रिप्लाई दे रहे हैं उस कंटेक्स्ट में भी वैसा भेज रहे हैं, उसके बारे में हम सूचित किए हैं बहुत लोगों को कि उस तरह का हमके पास मटेरियल नहीं भेजिए। अगर बहुत लंबा चौड़ा है कागजात तो आप उसको टाइप कॉपी भेजिए, या जेरोक्स कॉपी जो पढ़ने लायक हो बाई कुरियर भेजिए। कहीं से भी कुरियर भेजिएगा, लोकल कुरियर तो 18 रुपया में आ जाता है, और थोड़ा दूर रहेगा 25-30 रुपया में आ जाएगा कुरियर, या स्पीड पोस्ट से भेजिए, तो वो ज़्यादा आसान है, तो ज़्यादा सटीक जवाब है। हम आपको व्हाट्सएप पर जवाब देंगे, आप व्हाट्सएप पर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो कागज़ भेजते हैं फ़ोटो लेकर के, वो पढ़ने लायक नहीं रहता, और उसको पढ़ने में हमको बहुत दिक्कत होती है। छोटा सा स्क्रीन होता है मोबाइल का, और चश्मा लगा के, बाईफोकल चश्मा हम लगाते हैं, इसलिए उतना टाइम बर्बाद है, उतना टाइम मेरे पास नहीं। अगर वैसा जब स्थिति आ गया तो हम इस तरह के प्रश्न का जवाब देना ही बंद कर देंगे। अब अगला प्रश्न है आदित्य सिंह गब्बर, टाइटिल रखे हुए गब्बर। टाइटिल तो गब्बर बहुत प्रभावशाली रहता है, गब्बर का नाम तो शोले से ही सब लोग जानते हैं। तो गब्बर साहब आप सुनिए, आप जमुई से बोल रहे हैं, बिजनेस करते हैं, आपके दादी के नाम से केवाला 1944 का था, बकास खुदकास 42 एकड़, दूसरा आदमी जवाबंदी लगा लिया है 13 एकड़ का। आपके सामने प्रश्न है, म्यूटेशन आपका रिजेक्ट हो गया, आप वीडियो का रिक्वेस्ट है, अगर हम वीडियो बना देंगे तो आपका क्या म्यूटेशन अलाउ हो गया? यही, इसी को देखिए, बुरा नहीं माने, ये सब जाहिल वाला प्रश्न है। आपको म्यूटेशन रिजेक्ट हो गया है तब म्यूटेशन अलाउ करवाना है, रसीद कब्जा, रसीद कटवाना नहीं है। अगर म्यूटेशन आपका रिजेक्ट हो गया और जो आदमी म्यूटेशन करवा लिया है तो कल आपके ज़मीन पर चढ़ जाएगा,
और नहीं चढ़ेगा तो किसी दूसरे को बेच देगा, वो चढ़ जाएगा, तो आपका बीमारी शुरू हो गया। अगर अभी आप इलाज नहीं कराएंगे तो बीमारी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो फिर लाइलाज हो जाएगा। तो आप वहाँ पर स्थानीय वकील जमुई में सिविल के बहुत अच्छा वकील हैं उपाध्याय जी, वो हमारे सबसे सीनियर वकील हैं वहाँ के, बूढ़े भी और सीनियर भी हैं, नामी वकील। आप उनको अगर नहीं जानते हैं तो पता लगा लीजिए, उपाध्याय जी, वो हमारे साथ जूनियर में एक दो केस में काम कर चुके हैं। उनके यहाँ जाइएगा, मेरा नाम भी लीजिएगा कि हाईकोर्ट के राजस्वर बाबू आपका नाम बोले हैं, हम आप उनको कागज़ दिखा करके उनसे राय लीजिए क्या कर सकते। जब उनका राय हो जाए, क्या राय देते हैं, अगर आप उनके राय से संतुष्ट हो जाइएगा तो हमको फ़ोन पर बता दीजिएगा। अगर उनके राय से आप संतुष्ट नहीं हुए तो उसी समय उन्हीं से हमको बात करा दीजिएगा। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप वहाँ से सीधे मेरे पास पटना चले आइए। जमुई से पटना रोज़ आदमी आता जाता है। उस इलाके के बहुत से वकील हैं हमारे पास, बैठते हैं। एक जूनियर भी है, उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, वो जमुई का है वकील, वो भी आता है। एक और है प्रकाश महतो जमुई का, वो भी आता है मेरे। तो कई वकील हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे जमुई के, तो उनके थ्रू अगर आप आइए या डायरेक्ट मेरे पास सारा कागजात लेके आइए, तो आगे की कार्रवाई क्या करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उसके हिसाब से हम आपको राय दें। उसके बाद प्रश्न है राजेश कुमार शुक्ला, इनका 12/8 का ही एक प्रश्न इनका था कि प्रोवेट पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, राजेश कुमार शुक्ला जी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में अभी भी कार्यरत हैं, और एज ए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कार्यरत रहते हुए इनके कोर्ट में जो मामला गया प्रोवेट से संबंधित, उसमें इनको कुछ भ्रम हुआ, तब उन्होंने प्रश्न किया था। तो प्रश्न टॉपिक वाइज नहीं था, उन्होंने सीधा ही कहा कि आप वीडियो बना दीजिए। उसके अलावा दूसरा प्रश्न किया इन्होंने 26 फरवरी 2022 को, कि मुकदमा टाइटिल चल रहा है उसके दौरान 144 की प्रक्रिया हो सकती है कि नहीं, इसका हमने जवाब दे दिया था। फिर उसके बाद एक इन्होंने 31 मार्च 2022 को एक प्रश्न किया था कि एक्सक्यूशन ऑफ सेल डीड पर वीडियो बनाइए, और वीडियो बनाने के साथ साथ रजिस्ट्री कब पूरा होता है उन्होंने प्रश्न किया, और रसीद बेची क्या होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसका जवाब भी हम व्हाट्सएप पर दे दिए हैं। आशा करते हैं कि शुक्ला जी पढ़े होंगे। वो जनक दुलारी का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, इसमें रसीद बेची के बारे में कहा गया है, जिसको अंग्रेजी में एक्सचेंज ऑफ इक्विवेलेंट कहते हैं, या उर्दू में उसको तकाबजुल बदलैन कहते हैं। उसको कहीं लोकल भाषा में यहाँ पर भभुआ जिला में रसीद बेची कहते हैं, आरा भभुआ सासाराम इस समय रसीद बेची कहते हैं। तो ये केस है AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2521। ये हमने शुक्ला जी को व्हाट्सएप पर लिख करके दे दिया था। मुझे उम्मीद है कि शुक्ला जी आपने पढ़ लिया होगा। उसके अलावा उन्होंने 19/5/22 को भी एक प्रश्न किया था कि प्रोवेट में ऑर्डर 1 रूल 10 कौन फाइल कर सकता है। यानी कि ऑर्डर 1 रूल 10 में होता है कि पार्टी का नाम जोड़ना या घटाना दोनों होता है, वो सिविल सूट में होता है। तो प्रोवेट के सिविल सूट नहीं है, इसलिए ऑर्डर 1 रूल 10 फाइल करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये भी जवाब हमने दिया था। और फिर उन्होंने पूछा कि प्रोवेट में सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं, इसका भी रिप्लाई हमने दिया था। फिर हमने उनको जितना भी प्रोवेट पर एकेडमी में क्लास लिए हैं उसका वीडियो भी भेज दिया था। और आशा है शुक्ला जी आप ज़रूर सब वीडियो देखे होंगे, क्योंकि आपने बाद में हमको रिप्लाई किया था कि वीडियो देखने के बाद पूरा आपको समझ में आ गया कि सब जगह गलती हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी गलती हो रहा है। तो वीडियो भी भेज दिए थे, और कुछ हमने एकेडमी में राइटअप मटेरियल लिख करके प्रोवेट के बारे में कुछ आर्टिकल टाइप का लिखा था, और लिस्ट वगैरह बनाए थे उसका प्रोविज़न का, वो सब भी दे दिए थे। उसके बाद फिर आपने कोई प्रश्न नहीं किया है, तो अब फिर आपका जो पढ़ लिए हैं, अगर सारा हमारा मटेरियल जो आपको दिया गया है व्हाट्सएप पर, जो मटेरियल दिया हुआ है, अगर आप उसको पढ़ लिए हैं तो आपका ज्ञानवर्धन हो गया होगा शुक्ला। और अगर जो वीडियो आपने देखा है, वो वीडियो में भी बहुत सा क्वेरी का जवाब उसमें दिया हुआ है, अगर वो भी देख लिए हैं तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ गया होगा। और उससे भी ज़्यादा चाहते हैं कि प्रोवेट के ऊपर 8-10 लेक्चर और हैं, आप खुद खोजिए चैनल पर जा करके। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, तुरंत प्ले लिस्ट में जाइए, अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाइए,
और लेक्चर एकेडमी लेक्चर करके जो हेडिंग है एकेडमी लेक्चर में आप खोजिएगा उसको, वो मिलेगा। ज़्यादातर एकेडमी लेक्चर में ही प्रोवाइड करा है। और आप अच्छा से केस डील कीजिए, न्याय कीजिए, न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यही उम्मीद है हमको भी और हमारी शुभकामना भी है। और हम सभी जुडिशियल अफसर को हमेशा से मदद करते आए हैं। एकेडमी में क्लास के दौरान हो या क्लास के बाद ही हो या कभी भी किसी समय भी किसी स्तर पर, आप चूँकि किसी भी केस में दो पक्षों के बीच न्याय करने का बहुत दुरूह कार्य आपके पास है, इसलिए हम अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि आपको कानून की सही जानकारी दी जाए ताकि आप दोनों पक्षों के बीच न्याय कर सकें और आपका भी न्यायिक पदाधिकारी के रूप में अपना कैरियर अच्छा भविष्य बने। उसके बाद है रोहित कुमार, इन्होंने लिखा है 12/10/23 को। कहाँ से लिखा है रोहित ने नहीं, इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इनका प्रश्न थोड़ा सा सटीक है। इन्होंने लिखा है कि 106 बीटी एक्ट में कोई डिग्री हो गया तो उसका अपील नहीं फाइल हुआ, तो 20 साल के बाद टाइटल सूट फाइल हो सकता है कि उसी के साथ एक प्रश्न और जोड़ दिए हैं, वास्तविक पर्चा क्या पर्चा बीटी एक्ट में रद्द हो सकता है या सिविल कोर्ट में? इसका जवाब चाहते हैं। जवाब व्हाट्सएप पर हमने कुछ दिया था, आप अगर देखे होंगे तो ठीक है, उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर अभी आपको जवाब दे देंगे। आपने बात करने के लिए टाइम मांगा था हमसे, वो भी उसमें लिख दिए थे, लेकिन आपने बात अभी तक नहीं किया। अगर आप चाहिए तो बात कर सकते हैं। और फिर उसमें आपने लिखा कि टाइटल सूट में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, निर्माण करने में रोकता है, विपक्षी लड़ाई झगड़ा करता है, पुलिस प्रोटेक्शन कैसे दिया जाएगा? रिप्लाई 21/10/23 कंसल्ट योर एडवोकेट। 21/10/23 को हमने आपको जवाब दे दिया। आपका बहुत कम्प्लेक्स मैटर है और सब क्वेश्चन को एक साथ पूछ के गड़बड़ बिचौड़ आप कर रहे हैं। आप अपना केस का प्रॉब्लम चाहते हैं कि ज्ञानवर्धन चाहते हैं? अगर केस का प्रॉब्लम चाहता हल करना चाहते हैं तो उसमें हम आपको जवाब दे चुके हैं 21/10 को ही कि कंसल्ट योर लोकल एडवोकेट, क्योंकि आप टाइटल सूट लड़ रहे हैं, 106 बीटी एक्ट का लड़ रहे हैं, इंजंक्शन हो गया है, रोक लग गया है, बहुत सारा बीमारी हो गया है, उस सबका इलाज अलग अलग है, उसका रेमेडी अलग अलग है। तो वो आप जो सही सही कोई सवाल पूछे नहीं है और इसका जवाब यूट्यूब पर हम नहीं दे सकते। आप वहाँ के वकील से आप राय लीजिए, अगर उनसे संतुष्ट हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप सारा पेपर लेके आइएगा, हमसे टाइम लीजिए, आइएगा, प्रोफेशनल फीस जो होगा दीजिएगा, तो आप आगे की कार्रवाई क्या करना है वो भी बता दें। हाँ, लेकिन जो जवाब आप चाहते हैं वो जवाब बता दें। 106 बीटी एक्ट किस बात के लिए होता है? 106 बीटी एक्ट जब सर्वे चलते रहता है तो सर्वे के दौरान सर्वे के खतियान में कोई गलती हो गया, उसको सुधार करने के लिए एक रेवेन्यू पदाधिकारी को सिविल कोर्ट का पावर दे दिया गया। तो सिविल कोर्ट के तरह ही रेवेन्यू कोर्ट काम करता है। और 106 बीटी एक्ट में जो जजमेंट होता है वो सिविल कोर्ट के डिग्री के तरह होता है, उसमें वो डायरेक्शन दे सकता है जो गलती है उसको सुधारने के लिए। मान लीजिए कि राम के नाम होना चाहिए और वहाँ घनश्याम का नाम चढ़ गया, तो बीटी एक्ट के फैसला में वो कह सकता है कि राम का नाम हटा के घनश्याम का नाम चढ़ा दिया जाए, इस सर्वे पदाधिकारी को आदेश दे सकता है। लेकिन ऐसा आदेश करने का सिविल कोर्ट को पावर नहीं है। सिविल कोर्ट में आज भी 25-30 साल 50 साल 100 साल के बाद भी केस होता है, तो 100 साल माने नहीं रखता है। कॉज ऑफ एक्शन किस दिन हुआ लिमिटेशन उससे चलाता है। और क्या कॉज ऑफ, अलग अलग केस में अलग अलग कॉज ऑफ, सीधे अगर ये कह करके कि हमारा जो 30 साल पहले खतियान बना आर एस खतियान या 100 साल पहले सी एस खतियान बना वो गलत हो गया, टाइटल सूट में यही चीज लागेगा तो टाइटल सूट नहीं चलेगा। टाइटल सूट जहाँ पर टाइटल का डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है और वो लिमिटेशन के अंदर है तो उसमें वो टाइटल सूट कर सकता है। और उसी टाइटल सूट में ये डिक्लेरेशन भी हो सकता है कि सर्वे इंट्री इज रॉन्ग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टाइटल, ये अधिकार है। और उसके लिए अलग से लिमिटेशन है, जो जनरल सूट का लिमिटेशन है वही लिमिटेशन है। लेकिन 106 बीटी एक्ट में जो लिमिटेशन होता है वो लिमिटेशन बीटी एक्ट में अलग से दिया हुआ, उसमें लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं करता, बीटी एक्ट में ही लिमिटेशन दिया हुआ। और अगर वो डिग्री हो गया तो उसका अपील होता है ऊपर के पदाधिकारी के यहाँ।
और अपील के बाद सेकेंड अपील होता है। उसका अपील का प्रावधान होता है सब्जेक्ट, उसका नोटिफिकेशन निकल गया, सब्जेक्ट जो होता है रेवेन्यू पदाधिकारी का अपलेट कोर्ट होता है। फर्स्ट अपील जो होगा टाइटल अपील या रेवेन्यू अपील उसको कहीं कहीं कहते हैं, वो सब्जेक्ट क्या होगा तो वहाँ से फैसला होगा, उसका सेकेंड अपील हाई कोर्ट में। यही तरीका। तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब हो गया रोहित कुमार जी, आप उसी हिसाब से काम कीजिए। अगर अपील फाइल करना है BTI का, तो आप BTI का अपील बहुत दिन के बाद में होगा, उसका अपील फाइल करने का समय सीमा BTI में भी निर्धारित है, वो कुछ महीना या 1 साल ऐसा ही कुछ है। BTI देख करके बता सकते हैं या कोई भी व्यक्ति देख करके आप भी देख कर समझ सकते हैं, उसी समय सीमा में होता। आपने नहीं किया है तो अब नहीं होगा, तो अपील नहीं होगा। टाइटल सूट अगर कोई करता है तो हो सकता है टाइटल के ग्राउंड पर हो सकता है। बाकी रहा वार्षिकत पर्चा, वार्षिकत पर्चा BT एक्ट में रद्द हो सकता है। आपका प्रश्न भी सब गलत प्रश्न है, भेद प्रश्न है। वार्षिकत पर्चा जो है BT एक्ट में निर्गत होता ही नहीं, तो रद्द करने का कहाँ प्रावधान आ रहा है? जो चीज जहाँ पर जिसको रहता है पावर उसी में रद्द करने का, इसलिए BT एक्ट में रद्द करने का, पर्चा रद्द करने का कहीं प्रावधान नहीं, वो सिविल कोर्ट में प्रावधान। वार्षिकत पर्चा जनरली होता है प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट में, उसी में रद्द करने का पावर दिया गया हुआ है, कलेक्टर को दिया हुआ, डिविजनल पावर दिया। अगर वो नहीं करेगा तो फिर हाई कोर्ट आना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में उसमें केस नहीं होता। समझ गए? आपके ही प्रश्न का उत्तर हो गया, आपका सभी प्रश्न का करीब करीब उत्तर हो गया। अब सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सटीक प्रश्न पूछिए और ऐसा प्रश्न पूछिए जो डायरेक्ट हो, जिससे कि आपको कुछ लाभ मिल सके, आपका कुछ ज्ञान वर्धन हो। आप पूरा का पूरा कोई एक पर्टिकुलर कानून का पूरा व्याख्या चाहिएगा, पूरे कानून पर वीडियो बनाना चाहिए, जो कि एकेडमी में ही पॉसिबल है। इसको बोलते हैं एकेडमिक, जो लॉ वाले स्टूडेंट या लॉ प्रैक्टिशनर या जज के लिए जरूरी है, वो आम जनता को नहीं पूछना चाहिए। और खास करके वैसे व्यक्ति को जिसको कि अभी अपना प्रॉब्लम, अपना केस चल रहा, उसको केस से संबंधित सीधा और सटीक सवाल पूछना चाहिए और सारा फैक्ट बताना चाहिए, और नहीं तो सारा कागजात ले करके आकर के मिलना चाहिए। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आज तक का अप टू डेट हो गया। व्हाट्सएप पर जितना प्रश्न है आप लोग का, सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। हाँ, हमको नाम याद नहीं रहा, एक भूदान यज्ञ पर पूछे थे, वो नॉर्थ बिहार से कहीं शायद वो अधिवक्ता ही है। भूदान यज्ञ के बारे में उन्होंने कहा था अलग से वीडियो बनाइए। अभी एक हमने पर्चा के कंटेक्स्ट में भूदान यज्ञ का जिक्र भी किया है। तो अंत में उस अननोन व्यक्ति जिनका नाम अभी हम नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कि यूट्यूब पर उनका नाम हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में उनका नाम भी लेंगे। लेकिन जिन्होंने भी भूदान यज्ञ से संबंधित प्रश्न किया है, अगर वो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो भूदान यज्ञ से हमको ही कहना है कि भूदान यज्ञ एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति भूदान कर सकता है, माने डोनेशन, गिफ्ट, अपना जमीन दे सकता है। अगर मान लीजिए मेरे पास जमीन है, हम जमीन के मालिक हैं, तो हम जमीन भूदान में किसी को दे दें, किसी को दान में दे दें, अपने बाल बच्चा परिवार के किसी को गिफ्ट दे दें, गिफ्ट देने का अधिकार है। तो हमने अपने बाल बच्चा परिवार रिलेटिव किसी को नहीं दे करके, ये भूदान में जो भूदान यज्ञ कहलाया, ये चलाया हुआ है। ये एक सामाजिक व्यवस्था शुरू में, बाद में राजनीतिक हो गया। ये विनोबा भावे जी ने चलाया था कि बड़े बड़े जमींदार जो थे, जिनके पास काफ़ी ज़मीन था, उनसे दान में ज़मीन ले लिया जाए, ताकि गरीब लोगों को जो ज़मीन जोत आबाद करता है, मेहनत करने लोगों को ज़मीन दिया जाए, जिससे कि ज़मीन में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और राज्य की उन्नति हो और गरीबों का भी उन्नति हो। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो उसके लिए बहुत से लोग शुरू में अनजाने में, नियम नहीं बना था, बाद में 1954 में एक्ट बना। तब विनोबा भावे जहाँ भी गए तो गांव के गांव लोग उनको दान में देते। कहाँ लिखा पढ़ी हुआ नहीं हुआ, कहीं कागज था, कहीं जवानी था, कहीं सादा पूजना था, तरह तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। उसमें गड़बड़ी हुई, कुछ विवाद भी होने लगा, लोग रैयत लोग विवाद करने लगे कि मेरा जमीन है, वो दूसरा आदमी दे दिया, उसका कब्जा मेरा है। ये सब लेकर के कानून बना, और कानून में प्रावधान बनाया गया कि एक कमेटी बनेगी हर जिला में, जिसका नाम होगा भूदान यज्ञ कमेटी। उसी एक्ट में प्रावधान बनाया गया। तो जो जमीन, जो व्यक्ति जमीन का मालिक है वही वो दे सकता है।
विनोबा भावे तो हर जगह जमीन लेने जाएंगे नहीं, तो विनोबा भावे के द्वारा प्रचारित और प्रारंभ किया हुआ जो ये यज्ञ हुआ, भूदान यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया, यज्ञ की संज्ञा दिया गया। तो वो जो कमेटी है, कमेटी में वहाँ के पदाधिकारी लोग, एसडीओ कलेक्टर, हर एसडीओ कलेक्टर बहुत से पदाधिकारी उसमें रहते हैं। सब डिवीजन स्तर पर अलग कमेटी होता है, जिला स्तर पर अलग होता है, जैसा जहाँ जरूरत हुआ तो उसमें वो लोग पदाधिकारी रहते हैं, उन लोग को दान दिया जाता है। तो जो दान दिया जाता है तो दान का लिखित दान पत्र होना चाहिए, जिससे ही पता चलना चाहिए कि जो दान देने वाला व्यक्ति है उसकी चीज है, उसका टाइटिल और कब्जा है और कागज सही बना हुआ है। तो उस दान पत्र का कमेटी छानबीन करता है, जांच करता है, और जांच कर उसके प्रावधान बना हुआ है, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14, कई धारा बना हुआ उसमें सेक्शन। तो जांच करने के बाद उसको धारा 14 में यज्ञ जो है, कमेटी भूदान यज्ञ कमेटी उसको कंफर्म करता है कि हाँ ये सही है और कब्जा हमने लिया, कमेटी का उस पर कब्जा हो गया। तो जब कमेटी उसका कब्जा ले लेता है तो कमेटी को बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं दिया गया, वो सरकार जो है वो निहित हो गया सरकार में, उस सरकार लैंडलेस पर्सन को फिर बंदोबस्त करती है। तो उसका भूदान यज्ञ का पर्चा अलग करता है और उसका बंदोबस्ती का अलग शर्त और तरीका है। इसीलिए जो भूदान यज्ञ के बारे में पूछे थे, जो भी श्रोता ने पूछा था, अगर वो सुन रहे हो तो उसका कंप्लीट आंसर हो जाता है। इस पर और अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को धन्यवाद। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आज सभी व्हाट्सएप प्रश्नों में समाहित हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, भूदान यज्ञ के बारे में हो गया। धन्यवाद।